Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो हम बीपीसीसी 107 की यूनिट 10 के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस एंड प्रो सोशल बिहेवियर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंटरपर्सनल अट्रैक्शन क्या होती है, इसके तीनों फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरपर्सनल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं अट्रैक्शन को, वो हमने पढ़ लिए थे। सेकंड पार्ट में प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स के प्रो सोशल बिहेवियर होते हैं और क्या मोटिवेशन होती है प्रो सोशल बिहेवियर के बिहाइंड, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था। और इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। और इसे 5 स्टेज मॉडल भी बोला जाता है हेल्पिंग बिहेवियर का, और इसकी 5 स्टेजेस हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को, ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे आज की वीडियो में जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट से। तो सबसे पहले कि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट, जिसे कि 5 स्टेज मॉडल कहा जाता है हेल्पिंग बिहेवियर का, उसकी हमें 5 स्टेजेस पढ़नी है कि हम किसी की जब हेल्प करते हैं तो हमें किन सिचुएशन से गुजरना होता है और हम क्या क्या सोचते हैं और किस तरीके से हम किसी की हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम नोटिस करते हैं समथिंग अनयूजुअल, कि कुछ अलग हो रहा है या फिर कुछ अनयूजुअल है जो कि हो रहा है। तो पहला स्टेप होता है नोटिस करना समथिंग अनयूजुअल। इफ़ अ बाय स्टैंडर यानी वो इंसान जो आसपास कुछ गलत होते हुए देख रहा है, ठीक है, आसपास के लोग, उन्हें बाय स्टैंडर कहा जाता है। इफ़ अ बाय स्टैंडर डजंट नोटिस द इवेंट दे वॉन्ट टेक एनी फर्दर एक्शंस। कि अगर आप रोड पर खड़े हो, ठीक है, और आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपने कुछ अनयूजुअल नोटिस करा ही नहीं कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है या फिर किसी को मदद की जरूरत है, आपको पता ही नहीं चला क्योंकि आपने नोटिस ही नहीं करा कुछ अनयूजुअल। तो अगर कोई बाय स्टैंडर कुछ इवेंट को नोटिस ही नहीं करता तो आप कोई भी एक्शंस आगे नहीं लोगे। तो पहली स्टेज यही होती है कि आपको कुछ नोटिस करना है कि कुछ अनयूजुअल हुआ है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेजेस पर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यहीं पर जो है हेल्पिंग बिहेवियर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो पहली चीज़ है नोटिस करना। सेकंड है इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन एज एन इमरजेंसी, कि आपके आसपास की सिचुएशन आपने नोटिस तो करी, ठीक है, लेकिन आपने उसको क्या इमरजेंसी सिचुएशन इंटरप्रेट करा है या फिर नहीं। एम्बिग्यूटी कैन डिले दिस स्टेप, कि अगर आपने कुछ अपने आसपास होते हुए देखा लेकिन आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि आपने देखा है 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, आपस में चिल्ला करके बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार वो 2 लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त, और किसी छोटी सी बात पर उनकी बहस हो रही है, या फिर वो लोग उन लोगों के बीच में कुछ बड़ी बात पर जो है लड़ाई होने वाली है। क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, नहीं जानते हैं, या फिर आपको उधर जाना चाहिए मदद करने, नहीं जाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, या फिर आप देखें कि कोई एक लेडी है जिसके हाथ में बच्चा, और बच्चा काफ़ी रो रहा है, बहुत टाइम से सिर्फ रोते ही जा रहा है, तो आपको अब डाउट होगा कि यार ये या तो ये इसका खुद का बच्चा है, ठीक है, या फिर ये कहीं से इसको लेकर के आई है। वो बहुत सारी एम्बिग्यूटी होती है उस टाइम पर, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको क्या उसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या असली सिचुएशन क्या है। तो आप किसी सिचुएशन को इमरजेंसी सिचुएशन इंटरप्रेट करते हो, समझते हो, वो सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप आपने नोटिस करा कि अच्छा कोई बच्चा रो रहा है। सेकंड स्टेप आपने देखा कि यार ये या तो इसकी खुद का बच्चा हो सकता है और ये बच्चा ऐसे ही रो रहा है, ठीक है, या फिर ये जो बच्चा है जो कि 7-8 साल का है, ये इसको कोई सामान चाहिए था जो इसे नहीं मिला, इस वजह से अपनी मदर को मनाने के लिए ये रो रहा है इधर, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन हो सकते हैं। तो जो एम्बिगिटी है, अनक्लियर चीज़ें, ठीक है, उसे एम्बिगियस बोला जाता है। तो एम्बिगिटी भी इस स्टेप को डिले कर सकती है कि आप सिचुएशन को इमरजेंसी परसीव ना करो। हो सकता है कि वो बच्चा जो है उस लेडी का ना हो, वो बस उसे लेकर के आ गई है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो सेकंड स्टेज है हमारी कि कोई भी इवेंट है, सिचुएशन को इमरजेंसी परसीव करना, इंटरप्रेट करना। फिर थर्ड स्टेज आपकी आ जाती है कि आपने नोटिस कर ली सिचुएशन को कि अच्छा कोई बच्चा रो रहा है। सेकंड स्टेज भी आपकी होगी कि आपने इंटरप्रेट कर लिया यार कुछ तो इमरजेंसी है, कोई भी 8-9 साल का बच्चा इतना नहीं रोता या फिर इस तरीके से बिहेव नहीं करता जैसे ये कर रहा है। थर्ड आपकी स्टेज आती है इसके बाद, अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। द बाय स्टैंडर मस्ट डिसाइड दैट इट इज़ देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। तो नेक्स्ट स्टेज हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि जो बाय स्टैंडर है, यानी वो लोग जिन्होंने कुछ गलत होता हुआ देखा है, जिन्हें हम बाय स्टैंडर बोल रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर अपने काम से मतलब रखना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। कि जिस इंसान को मदद की ज़रूरत है या फिर उस बच्चे के लिए आपको कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए या फिर खुद से एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए उस बच्चे से या फिर उसकी मदर से, जो जिसको भी आप उसके साथ देख रहे हैं। तो ये चीज़ अज्यूम करना कि क्या मेरी कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जगह पर या फिर नहीं। अगर आप देखते हो कि अच्छा वो बच्चा रो रहा है तो उसकी मदद देखेगी ना, उसके घर वाले देखेंगे या फिर पुलिस देखेगी बाद में क्या होने वाला है, मैं क्यों किसी की मदद करूँ, मुझे क्या मतलब है इस मैटर में जो है इन्वॉल्व होने का। तो वो थर्ड स्टेज होती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करते हैं या फिर नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है नोइंग हाउ टू हेल्प, कि आपने ये डिसाइड कर लिया यार मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है, मुझे मदद करनी चाहिए। तो उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या आपको पता है कि किस तरीके से मदद करनी है या फिर नहीं करनी है। जो भी सिचुएशन अभी
जो भी एग्जांपल मैंने लिया या फिर कुछ और एग्जांपल भी अगर हम ले, तो क्या आपको मदद करना आता है? आपको पता है कि इस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए या फिर खुद से सामने से कुछ बात करनी चाहिए? अगर आपके सामने किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, ठीक है, तो आप अगर मदद करना चाहते हैं तो आपको क्या फर्स्ट एड करना आता है या फिर नहीं आता है? तो वो चीज़ भी होती है कि क्या आपको पता है कि किस तरीके से मदद करी जाती है, फिर आप कैपेबल हो मदद करने के लिए या फिर नहीं। तो कैपेबिलिटी की इधर बात आ जाती है। द बाई स्टैंडर मस्ट नो वट टू डू एंड फील कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी हेल्प। लैक ऑफ नॉलेज और स्किल्स कैन प्रिवेंट एक्शन। कि आपको पता है कि किस तरीके से मदद करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं आती है मदद करनी, आपको नहीं पता कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, और आप खुद को इतना कैपेबल नहीं मानते, आपको लगता है कि यार अगर मैं मदद करने जाऊँगा तो शायद मैं खुद मुसीबत में पड़ सकता हूँ, या फिर मुझे तो आता ही नहीं है कि इस सिचुएशन में किस तरीके से डील करा जाता है, क्या बातें करी जाती है, फिर किस तरीके से फर्स्ट एड करा जाता है किसी के लिए, ठीक है, आपको ये चीज़ें आती ही नहीं है, तो एक तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा और दूसरा आप मदद करने से हिचकोगे कि आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो फिर अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे मदद करनी चाहिए और मुझे आती है मदद करना, ठीक है, मुझे पता है कि इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करा जाता है, फिर आप लास्ट स्टेज पर पहुंच जाओगे जो कि है डिसाइडिंग टू इम्प्लीमेंट हेल्प। कि आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा मुझे सब कुछ आता है, मैंने सिचुएशन को नोटिस करा, मैंने उसे इमरजेंसी जो है समझा, इंटरप्रेट करा, फिर मैंने थर्ड स्टेज की मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि हाँ भाई मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अपने सामने ये सब होते हुए, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शंस लेने चाहिए। फिर आपको ये भी पता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है, पहला स्टेप मुझे क्या उठाना है, फिर मुझे क्या करना है, किस तरीके से मदद करनी है, ये भी आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया और लास्ट स्टेज पर आप आ जाएंगे कि इम्प्लीमेंट कर देंगे आप अपनी मदद को, अपनी हेल्प को। आपने डिसाइड कर लिया कि बाई स्टैंडर ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उसे एक्शन लेना है। दिस डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय वेइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ हेल्पिंग। और ये वाला जो आप डिसीजन लेते हैं इंप्लीमेंट करने का, उसमें आप ये भी ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या कॉस्ट चुकानी पड़ेगी इसके बदले, ठीक है, और क्या मुझे इससे बेनिफिट हो सकता है। तो ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं स्टेज पर। तो ये 5 स्टेजेस हैं जिससे हर इंसान को, हर बाई स्टैंडर को गुजरना पड़ता है। और अगर आपने फर्स्ट स्टेज ही क्लियर नहीं करी तो आप नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जाओगे। तो आप एक एक स्टेज पर होते हो जिस पर आप डिसीजंस लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पर जाते हो। तो टोटल 5 स्टेजेस में हम किसी की मदद करते हैं। अब बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इस इफेक्ट को, बाई स्टैंडर इफेक्ट को, कि हम परसीव करते हैं, जो स्टेजेस हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है एम्बिगिटी। अनक्लियर सिचुएशंस कैन लीड टू हेजिटेशन। कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो कि आपको पता ही नहीं है कि यार सच में ये इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर मैं ही सिर्फ इसे इमरजेंसी परसीव कर रहा हूँ, ये बहुत नॉर्मल है। तो जब एम्बिगिटी होती है, ठीक है, सब कुछ अनक्लियर होता है, तो उस टाइम पर भी आप हेजिटेट करते हो किसी की मदद करने से। होते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर, सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कि लोग सोचते हैं मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना इसकी मदद करनी, इतने सारे लोग आसपास हैं, कोई भी जो है मदद नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैं ही क्यों मदद करूँ। सब कोई, ज़्यादातर लोगों को मदद इस वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि हर कोई ये सोचता है, आसपास के लोग जो भी जितने भी बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं, कि कोई और मदद करेगा, सिर्फ मैं ही क्यों मदद करूँ, कोई और, इतने लोग हैं, कोई और तो मदद कर ही देगा, इतने लोग हैं यहाँ पर। और इस वजह से कोई भी मदद नहीं करता, क्योंकि हम लोग सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्यूज़ हो गई है, कि सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी मदद नहीं करा तो मैं भी मदद क्यों करूँ, या फिर हम अपने आप को लेस रिस्पॉन्सिबल मानते हैं ऐसे सिचुएशंस में और किसी की मदद नहीं करते। और जो इंसान जिसको सच में जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है मदद की, कोई उसको मदद नहीं मिल पाती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है बाई स्टैंडर इफेक्ट को। फिर है नेक्स्ट इसमें इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन क्या है? फियर ऑफ बीइंग जज्ड फॉर इंटरवेनिंग इनकरेक्टली। कि अगर हमें ये भी डर होता है कि अच्छा अगर मैंने कोई एक्शन लिया और उसकी वजह से लास्ट में मुझे पता चला कि यार ये सिचुएशन तो इमरजेंसी वाली थी ही नहीं, मैंने तो खामखा दो लोगों के बीच में जो है आकर के और इनकी लड़ाई को या तो और ज़्यादा बढ़ा दिया, या फिर वो तो लड़ाई की बात थी ही नहीं, और मेरे को सब लोग आसपास के लोग जज करेंगे कि यार मैंने इस सिचुएशन को खामखा जो है गलत समझा, या फिर ये तो लड़ाई की बात थी ही नहीं, या फिर ये जो दो जने आपस में लड़ रहे थे ये तो भाई बहन है, या फिर ये लोग तो इतनी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। या फिर जो मैंने एग्जांपल दिया था वो एक लेडी का और बच्चे का, वो एक्चुअल में मदर चाइल्ड है, या फिर वो उसकी कोई रिलेटिव लगती है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आपने गलत तरीके से परसीव कर लिया। अब आप क्या सोच रहे हो, यार अगर मैंने मदद करी या फिर मैंने कुछ एक्शन लेने की कोशिश करी तो शायद ये लोग मुझे गलत समझेंगे और मुझे जज करेंगे, मेरे इवैल्यूएशन को जज करेंगे। तो इस फियर की वजह से भी मदद नहीं करते हैं, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। लास्ट है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस। प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस क्या है कि आसपास दुनिया भर के लोग हैं, सब अपने सामने जो है कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि अच्छा किसी को मदद की ज़रूरत है, और सब लोग सिर्फ आसपास सिर्फ रोड अपना क्रॉस करते हैं, चले जाते हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा है। यानी कि ज़्यादातर लोग, प्लूरल मीन्स ज़्यादातर, ठीक है, मैक्सिमम लोग क्या है सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को।
तो वहाँ पे कोई एक बंदा जो अज्यूम भी कर रहा होगा कि शायद मदद करनी चाहिए, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वो भी क्या देखेगा, यार आसपास दुनिया भर के लोग हैं, सब इग्नोर करते हुए जा रहे हैं, तो मे भी शायद ये इतनी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होगी, या तो ये जो दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, इनका रोज़ का काम होगा लड़ने का, इस वजह से लोग इनको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, फिर सिचुएशन को इमरजेंसी नहीं समझ रहे हैं, तो शायद मुझे भी नहीं समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये हुआ क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो प्लूरल इग्नोरेंस है, इसकी वजह से भी कोई एक्शन नहीं लेगा। अब इसमें आप कोई भी रियल लाइफ का कोई भी अपना एग्जाम्पल या फिर कुछ भी बना सकते हैं, सोच सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए 5 स्टेजेस, और साथ में कौन कौन से फैक्टर्स इन्हें इन्फ्लुएंस करता है बाईस्टैंडर इफेक्ट को, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो ये था बाईस्टैंडर इफेक्ट और कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं बाईस्टैंडर इफेक्ट को। अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रो सोशल बिहेवियर। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रो सोशल बिहेवियर। तो टोटल हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं, 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को। सबसे पहले है सिमिलैरिटी विद द विक्टिम। सिमिलैरिटी विद द विक्टिम में एक तो हो सकता है क्लोज रिलेशनशिप, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट पार्ट में, कि हम ज़्यादातर उन लोगों की मदद करते हैं जो जेनेटिकली हमसे क्लोज होते हैं या फिर जिनको हम लोग जानते हैं, है ना, क्योंकि हमारी उनके साथ सिमिलैरिटी होती है कि यार ये भी मुझे जानता है ये इंसान, और मैं भी इसे जानता हूँ। साथ में जो लोग जिनको हम नहीं जानते, यानी कि ठीक है जो अननोन है, लेकिन उनमें और हम में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं, ठीक है, और आपने देखा कोई इंडियन इंसान है, ठीक है, उसको मदद की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद पहले कर दोगे, क्योंकि आप में कुछ सिमिलैरिटी कि आप दोनों इंडियन हो, या फिर दोनों सेम कास्ट से या रिलीजन से या फिर सेम यूनिवर्सिटी से या फिर सेम कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ जब होती हैं किसी विक्टिम में जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर जिसको मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप उसकी मदद पहले कर देते हो। तो जो सिमिलैरिटी एक फैक्टर है जिसकी वजह से भी प्रो सोशल बिहेवियर हम लोग शो करते हैं, क्योंकि हम लोग एम्पैथी फील करते हैं जिससे हम ज़्यादा सिमिलर होते हैं उसके लिए, और हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम उस इंसान की मदद करेंगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं, हमारे बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सेकेंड है एट्रीब्यूशन अबाउट द विक्टिम्स सफरिंग। अब इसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इफ़ वी बिलीव द विक्टिम्स सफरिंग इज ड्यू टू देयर ओन ट्रेट्स और हैबिट्स, वी आर लेस लाइकली टू हैव। अब यहाँ पर है एट्रीब्यूशन, हमने चैप्टर पढ़ा था। एट्रीब्यूशन क्या है कि हम रीजंस ढूंढते हैं कि अच्छा किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर कुछ भी सिचुएशन हुई है, कुछ भी बिहेवियर हुआ है, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, किसकी गलती थी, क्या रीज़न है इसके पीछे, उसे हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हम जो भी विक्टिम है जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर जिसको मदद की ज़रूरत है, उसकी सफरिंग का कारण क्या है, अगर हम इंटरनल फैक्टर पे डालते हैं कि अच्छा इस इंसान के साथ गलत हो रहा है, इसकी खुद की गलती थी, किसके साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है, तो अगर हम उस इंसान के ऊपर डालते हैं कि इसकी खुद की गलती थी, इसी वजह से इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम उसकी मदद नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है इसकी खुद की गलती है तो इसे तो सफ़र करना ही चाहिए। तो एक ये रीज़न होता है, एक ये चीज़ भी होती है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि अगर आपने देखा अपने आपके सामने कि यार कोई ना बहुत फास्ट और कुछ मतलब बहुत हार्श ड्राइविंग कर रहा था, ठीक है, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया आगे जाकर के, या फिर उसका चालान कट रहा है, फिर और भी कोई सिचुएशन उसके साथ हो सकती है। तो एक तो आप उसके इंटरनल फैक्टर्स पे डालोगे कि अच्छा ये तो खुद ही इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, जब भी तो इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पे कम लोग जाकर के उसकी मदद करेंगे, ठीक है, हम इंटरनल फैक्टर के ऊपर डाल देंगे। वहीं पे अगर कोई पर्सन है जो कि सेफ ड्राइविंग कर रहा था और सामने से किसी और ने आकर के उसकी गाड़ी ठोक दी, है ना, तो ज़्यादातर लोग किसकी साइड लेंगे, जो कि सेफ ड्राइविंग कर रहा था, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, क्योंकि गलती हमने डाली किसके ऊपर, एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, या तो रोड अच्छा नहीं था, है ना, या फिर जो सामने वाले किसी दूसरे इंसान की गलती थी, तो हम किसी दूसरे जो एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर्स हैं उसके ऊपर हमने एट्रीब्यूट करा, तो वहाँ पर उस इंसान को मदद मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग एट्रीब्यूशन किस पे करेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, ना कि उसकी गलती निकालेंगे। थर्ड है इसमें प्रो सोशल मॉडलिंग। प्रो सोशल मॉडलिंग क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि हम दूसरों को अपना मॉडल बनाते हैं और उन जैसा वो बिहेव करते हैं हम भी वैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो प्रो सोशल मॉडलिंग क्या हुआ कि जब हम किसी इंसान को मदद की ज़रूरत है, ठीक है, और आप बहुत ऐसे कन्फ्यूजन में कि यार मुझे मदद करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और उसी टाइम पर कोई और इंसान भी आगे बढ़ता है मदद करने के लिए, तो उसको देख करके हम भी आगे बढ़ते हैं कि अच्छा ये भी मदद कर रहा है तो मुझे भी मदद करनी चाहिए। तो ये इसे हम प्रो सोशल मॉडलिंग बोलते हैं कि लाइफ मॉडल सीइंग समवन एल्स हेल्प कैन इनकरेज अस टू डू द सेम, कि हम देख रहे हैं कि अच्छा कोई और पर्सन भी है जो कि मदद के लिए आगे बढ़ा है, तो हमें भी मदद करनी चाहिए। मीडिया का इन्फ्लुएंस भी होता है कि अगर आप प्रो सोशल वीडियो गेम्स या फिर कार्टून्स या फिर मूवीज़ या सीरियल्स वगैरह ऐसा देखते हो जिसमें कि प्रो सोशल मॉडलिंग होती है कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर जिसमें दिखाया जाता है, तो वो भी आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ करो। लास्ट है इसमें जो फैक्टर है वो है ग्रैटिट्यूड। अब तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं जो कि प्रो सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी, अगर हम विक्टिम से सिमिलैरिटी देखते हैं, कोई ना कुछ सिमिलैरिटी, तब उसके मदद मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड कि हम एट्रीब्यूशन किस पे कर रहे हैं, कि उस इंसान की खुद की गलती है उसकी सफरिंग के पीछे या फिर किसी और की गलती है। अगर हम उस इंसान के ऊपर डालते हैं, उसके इंटरनल फैक्टर्स पर एट्रीब्यूट करते हैं, तो हम मदद करने के जो हमारे चांसेस है बहुत ज़्यादा कम है।
और अगर उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डालते कि किसी और की गलती थी और ये इंसान तो बेचारा से भुगत रहा है, तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। थर्ड, हमने पढ़ा प्रो सोशल मॉडलिंग की मॉडलिंग होते हुए देख करके कि हम देख रहे हैं कोई और इंसान मदद कर रहा है तो हम भी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम ऐसे वीडियो गेम्स या फिर ऐसे कंटेंट ज़्यादा देखते हैं जो कि पॉजिटिव हो, प्रो सोशल हो, बिहेवियर जिसमें हो, तो हमारे भी मदद करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब फोर्थ इसमें जो फैक्टर है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में आएगा रिकॉग्निशन, कि जब अगर आपने एक बार किसी की मदद करी और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उससे मिली, ठीक है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई और दोबारा से ऐसी किसी सिचुएशन में होता है तो आपकी मदद करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, वही है रीइंफोर्समेंट की तरह कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आप दोबारा से उस काम को करोगे। साथ में आपको सेल्फ वर्थ फील होती है। रिकॉग्निशन एनहांस द हेल्पर्स सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ वर्थ, प्रोमोटिंग फ्यूचर प्रो सोशल बिहेवियर, कि आपको अपने कैपेबिलिटीज़ के ऊपर कि आप भी किसी की मदद कर सकते हो। आपको सिर्फ मदद चाहिए नहीं, आप भी ऐसे इंसान हो जो आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आती है कि मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ, मेरी मदद करने की वजह से किसी के साथ कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो सेल्फ वर्थ है, आपकी सेल्फ एफिकेसी, आपका सेल्फ एस्टीम सब बूस्ट होता है, जिसकी वजह से आपके नेक्स्ट टाइम मदद करने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और लास्ट है इसमें इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड सोशल कनेक्शंस। इंटरपर्सनल रिलेशंस और सोशल कनेक्शंस में क्या है कि जिस इंसान के, जिन लोगों के रिच सोशल नेटवर्क्स होते हैं, रिच सोशल नेटवर्क्स का मतलब ये नहीं कि अमीर लोगों के साथ सोशल नेटवर्क्स, यानी कि जिनके सोशल कनेक्शंस अच्छे होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस होते हैं, वो लोग प्रो सोशल बिहेवियर में ज़्यादा एंगेज होते हैं। ऑन द अदर हैंड, जिन लोगों को सोशल एक्सक्लूजन, कि हम तो ग्रुप का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, जो खुद को सोशली एक्सक्लूड, यार ये सोसाइटी का मामला है, वो लोग देखेंगे मेरे पर्सनल लाइफ का मामला नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या है, उनके अंदर लेस एम्पथी होती है एंड दे आर लेस लाइकली टू हेल्प अदर्स। और वो उनके चांसेस बहुत कम होते हैं, जो लोग खुद को सोसाइटी से बाहर का समझते हैं, एक्सक्लूडेड मानते हैं, ठीक है, सोसाइटी से या फिर दूसरे लोगों से, वो लोग दूसरों की मदद कम करते हैं। और जो लोग सोशली कनेक्टेड होते हैं वो लोग दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा आगे आते हैं, ज़्यादा इंगेज होते हैं प्रो सोशल बिहेवियर से। तो ये थे 5 रीजंस, 5 ऐसे फैक्टर्स जो हमने पढ़े। सबसे पहले सिमिलैरिटी विद द विक्टिम, सेकंड था एट्रीब्यूशन, थर्ड प्रो सोशल मॉडलिंग, फोर्थ ग्रैटिट्यूड, और लास्ट इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड सोशल कनेक्शंस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बायस्टैंडर इफेक्ट, जैसे 5 स्टेज मॉडल ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर भी कहा जाता है, 5 स्टेजेस हमने पढ़ी, ठीक है, हेल्पिंग बिहेवियर की। साथ में हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स भी पढ़े थे इसमें कि जो कि बायस्टैंडर इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, एम्बिगिटी और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब हमने पढ़ा। लास्ट हमने इसमें टॉपिक पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर अफेक्ट करते हैं प्रो सोशल बिहेवियर को, जिसमें सिमिलैरिटी विद द विक्टिम, एट्रीब्यूशन अबाउट द विक्टिम सफरिंग, प्रो सोशल मॉडलिंग, ग्रैटिट्यूड और इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड कनेक्शन विद द सोसाइटी। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रो सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारी जो यूनिट 10 है वो इधर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको पूरी यूनिट के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। कोई भी अगर क्वेरी आपकी रह जाती है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना सभी अपने ग्रुप्स में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।